स्वागत है दोस्तों, मैं हूँ प्रीति। आज सुनिए कृष्णचंद्र की लिखी कहानी मोहब्बत की पहचान। पहले दिन जब उसने वकार को देखा तो वो उसे देखती ही रह गई थी। अस्मा की पार्टी में किसी ने उससे मिलवाया था। इनसे मिलो, ये है वकार। वकार उसके लिए मुकम्मल अजनबी था, मगर उस अजनबी मन में एक अजीब सी जान पहचान थी, जैसे बरसों या शायद सदियों के बाद आज वो दोनों मिले हों और किसी एक ही भूली हुई बात को याद करने की कोशिश कर रहे हों। दूसरी बार शाहिदा की कॉफ़ी पार्टी में मुलाकात हुई थी और इस बार भी अजनबी होते हुए भी वो दोनों एक दूसरे को अजनबी महसूस नहीं कर रहे थे। ये पहली निगाह वाली मोहब्बत थी। एक अजीब सी कुर्बत और गहरी जान पहचान का एहसास था जो दोनों के दिलों में उमड़ रहा था। जैसे बहुत पहले वो कहीं मिले हैं और बहुत लंबी लंबी बहसें की हैं। आदत, ख्याल और जाति पसंद के ताने बाने पर दोनों ने एक दूसरे को परखा है। वो दोनों एक दूसरे के हाथ की गर्मी को जानते हैं, उस बरकी रौ को पहचानते हैं जो निगाहों ही निगाहों में एक दूसरे को देखते ही दौड़ने लगती है। वो डोर जो दिल ही दिल में अंदर बन जाती है और एक दूसरे से अलग होने के बाद अपने अपने घरों में अलग अलग कमरे में अकेले आराम और सुकून और चैन से बैठे हुए यूँ महसूस होता है जैसे वो डोर हिल रही है। एक ही समय में, एक ही वक्त में, एक ही एहसास दोनों को होने लगता है। दोनों एक दूसरे को याद कर रहे हैं। रात की तन्हाई में अजा को अपने बिस्तर पर अकेले लेटे लेटे एकदम एहसास हुआ जैसे उसके बहुत ही करीब उसके चेहरे पर वकार झुका हुआ है। घबराकर उसने स्विच दबा दिया, रोशनी की। कमरे में कोई न था। फिर वो घबरा गई, लजा सी गई। उस एक लम्हे में उसे ऐसा मालूम हुआ जैसे उसका राज वकार को मालूम हो गया हो। तीसरी बार जब वकार से रऊफ की दावत पर मिली तो सब इख्तियार उसकी आंखें झुक गई और रुखसारों पे रंग आ गया। मोहब्बत करने वाली औरत का दिल बहुत शफ़ाक होता है। वकार और अजा को एक दूसरे के करीब आने में ज़्यादा देर नहीं लगी। कुछ ऐसा महसूस होता है जैसे बनाने वाले ने उन दोनों को बनाया ही एक दूसरे के लिए था। दोनों ज़िद्दी और मगरूर थे, रास्तबाज और मेहनती, ना किसी से दबने वाले, ना किसी से बेजा खुशामत करने वाले। दोनों किसी कदर कज बहस भी थे और शायद वो बहस सदियों पहले उनके दरमियान शुरू हुई थी, अब फिर जारी हो रही थी। दोनों ही बहुत अच्छे पढ़े लिखे थे और यूनिवर्सिटी के चंदा स्कॉलरों में उनका नाम शुमार था और आजकल साइंस में फलसफे से कहीं ज़्यादा बहस करने का मौका है। इस पर तुर्रा कि दोनों पढ़े लिखे, खूबसूरत और हसीन थे। लगता था कि कुदरत ने दोनों को एक ही सांचे और ठप्पे में ढालकर एक दूसरे से दूर फेंक दिया था। हालात के महवर पर गर्दिश करते करते अचानक वो एक दूसरे से आन मिले थे और अब ऐसा लगता है जैसे कभी एक दूसरे से अलग ही ना होंगे। ये पहचान 3-4 साल तक चलती गई और गहरी होती गई। इस अरसे में वकार आईएएस के एग्ज़ाम के लिए आ चुका था और ट्रेनिंग हासिल कर रहा था। अजा भी नेशनल लेबोरेटरी में काम कर चुकी थी और अपने महबूब मौजू क्रिस्टोलॉजी पर रिसर्च कर रही थी। जिंदगी उन दोनों के लिए बाहर के झोंकों की तरह शुरू हो रही थी। उन दोनों ने शादी का फैसला कर लिया था, मगर शादी से चंद रोज पहले अजा के मुंह से नहीं निकल गया। बरसों बाद आज भी जब वो इस वाक्य को याद करती है तो उसे उस नहीं पर हैरत नहीं होती, बल्कि इस नहीं पर जमे उस अड़े रहने पर हैरत होती है। वो दोनों नेशनल पार्क के एक घने कुंज में घास पर दस्तरखान बिछाए खाना खा रहे थे। दूर कहीं सूरज था, बीच में चमेली के पीले पीले फूल थे जिनके ओट में कहीं कहीं झील का नीला पानी एक शरीर बच्चे की तरह दोनों की तन्हाई में झांका जाता था। कोई कश्ती साहिल से गुजर जाती है, कोई प्यार करने वाली लड़की अपने चाहने वाले के बाजू पर सर रखकर हंस रही है। उसकी हंसी सफ़ेद बादल का एक टुकड़ा है। इस दुनिया में हमेशा कयामतें आती रहेंगी और हमेशा वो एक दूसरे से झगड़ेंगे, 10 गज ज़मीन के लिए, कभी एक झूठे गुरूर के लिए, और हमेशा कोई ना कोई आफत टूटती ही रहेगी इस दुनिया में। मगर मोहब्बत तो सिर्फ एक बार होती है, बादल के सफ़ेद टुकड़े की तरह जो झील की कश्ती की तरह तैरती हुई
चाहत के बाजू पर रखे हुए आसमान को ताकती हुई दिल के साहिल को छूती हुई गुजर जाती है। कोई हाथ बढ़ा के रोक ले तो रुक जाती है, वरना मौत की गूंज की तरह कहीं और चली जाती है। ऐसे ठंडे में मीठे शहद भरे लम्हे में वो बहस शुरू हुई थी। वकार ने उसे मशवरा दिया था कि शादी के बाद अजा नेशनल लेबोरेटरी में काम करना छोड़ दे। वकार अब आईएएस बन चुका है। खुदा की फजल से उसे हर तरह की फरागत हासिल है। अब अजा को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। चंद दिनों में उनकी शादी होने वाली है। अजा के मुंह से ना निकल गई, नहीं, वो अपना काम किसी भी हाल में नहीं छोड़ेगी। काम छोड़ने की ज़रूरत ही क्या है, उसे यह काम पसंद है। वो रिसर्च करना चाहती है। शादी का ये मतलब तो हरगिज़ नहीं कि औरत मर्द की गुलाम होकर रह जाए। घरदारी में ऐसा कौन सा वक्त लगता है। खाना बावर्ची पकाएगा, पानी नल से आएगा, झाड़ू बाहर झाड़ पोछ का काम मनियार करेगी। बाकी रह क्या गया, सोफे पर एक उम्दा साड़ी पहनकर शौहर की राह तकना। सो ये काम कौन सा मुश्किल है। दफ्तर से आते ही चंद मिनट में साड़ी बदलकर मुंह हाथ धोकर दरवाजे पर टंगी हुई एक रोशन मुस्कुराहट की तरह खड़ा हुआ जा सकता है। थोड़ी थोड़ी बातें करते हुए बहस उलझती ही गई। अजा को अंदाजा हो रहा था कि बहस गलत रास्ते पर जा रही है, मगर जोश के आलम में वो भी बोलती ही चली गई। बहस के दौरान उसे यह एहसास हुआ कि वो घर और जिम्मेदारी और उसके एहसास की अहमियत को महज बहस की खातिर ही कम करती जा रही है। कुछ ये भी एहसास होने लगा कि वकार की दलील में वज़न ज़्यादा है। इस बात से वो और भी बिफर गई। उसके लहजे में सख्ती आ गई। फिर उसे ये महसूस हुआ जैसे ये सब कुछ गलत हो रहा है। उसे मामले को संभाल लेना चाहिए। मगर वो एक ना जो उसके मुंह से निकली थी वह निकलती ही चली गई। बहस के दौरान वह जिद करने लगी और वकार भी संजीदगी को छोड़कर गुस्से से काम लेने लगा। तुम्हें ये नौकरी छोड़ देनी होगी, तुम मुझे ऐसी कोई धमकी नहीं दे सकते। अजा के लहजे में आंसू आने लगे और वो भी अपनी कही हुई बात पर सख्त होती गई। किसी कीमत पर भी वो अपना काम नहीं छोड़ेगी, चाहे शादी हो या ना हो। मैं अपना काम नहीं बंद करूंगी। यकायक अजा ने अपना फैसला दे दिया और बहस एकदम बंद हो गई। दस्तरखान लपेट लिया गया। खामोशी में झील के किनारे बर्तन धोए गए। एक कश्ती मर्दों और औरतों की हंसी से भरी हुई, शरीर बच्चों की तरह किलकारियों में मामूर करीब से गुजरती जा रही थी। अजा का जी चाहा कि वो हाथ बढ़ा के इस कश्ती को रोक ले, वरना ये सब बच्चे चले जाएंगे और वो अकेली रह जाएगी। मगर उसके दिल में इतना गम और गुस्सा और गुरूर भरा हुआ था कि वो कुछ न कर सकी। टिफिन के खाली बर्तन को हाथ में लिए और पानी खंगालती रही, और पानी एल्युमिनियम की दीवारों में बेमानी की फिक्री तरह टकराता रहा। गाड़ी में भी उसे ख्याल आया कि वो वकार की बात मान ले और अपनी जिद छोड़ दे। एक कमज़ोर लम्हे का सहारा लेकर अपने आप को वकार की गोद में सर रख दे। मगर वो लम्हा गुजर गया और वो चट्टान की तरह सख्त और मगरूर बनी अपनी सीट पर वकार से अलग बैठी रही और उसका फ्लैट आ गया। वकार और अजा की शादी नहीं हुई। वकार अपनी पोस्टिंग पर तन्हा ही चला गया। अजा ने भी किसी दूसरे बड़े शहर में ट्रांसफ़र करा लिया। बहुत से साल गुजर गए। दिल बुझ सा गया। वकार अब भी अजा को याद आता है। तन्हा रातों में, जिंदगी के उजाड़ और तवील लम्हों में वकार की जुदाई बहुत खलने लगती है। मर्द तो बहुत थे। 1000 तनख्वाह पाने वाली औरत के लिए मर्दों की क्या कमी हो सकती है। मगर वो दूसरे मर्द से शादी तो तब करे जब वकार को किसी तरह भूल पाए, और वो कमबख्त दिल से उतरता ही नहीं। अजा ने शादी नहीं की, मगर उसने चंद माह का यतीम बच्चा गोद लेकर पाल लिया। मुन्ना भी अब 4 साल का हो चुका था और अपने बाप को पूछता था, अम्मी अब्बू कहाँ हैं? कनाडा गए हैं। कनाडा कहाँ हैं? यहाँ से बहुत दूर है। कब आएंगे? नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? सबके अब्बू तो रात को घर आते हैं, मेरे अब्बू क्यों नहीं आते? वो लाजवाब होकर चुप हो जाती, मगर मुन्ना पूछता ही रहता। कंडरगार्टन में जब उसे दाखिल कराने का सवाल आया तो मुन्ने के बाप का नाम पूछा गया। एकदम से
अजा ठिठक सी गई, फिर आहिस्ता से बोली, वकार हुसैन। नाम लिख लिया गया। यह नाम मुन्ने के दिल पर दर्ज हो गया। उसी रात मुन्ने ने अपनी अम्मी के गले में बाहें डालकर पूछा, अम्मी, क्या मेरे अब्बू का नाम वकार हुसैन है? हाँ बेटा। अजा की आंखों से आंसू छलकने लगे। देखने में कैसे हैं मेरे अब्बू? मुन्ने ने दूसरा सवाल किया। अजा ने बात को ख़त्म करने की खातिर एक ट्रंक खोलकर उसमें से वकार की एक तस्वीर निकाल कर लाई और मुन्ने के हाथ में दे दी। मुन्ना देर तक तस्वीर को गौर से देखता रहा। फिर उसने अपने अब्बू की तस्वीर को अपने नन्हे से सीने से लगा लिया। फिर तस्वीर का मुंह चूम कर बोला, मेरे अब्बू, मेरे अब्बू। अजा ने उसे जल्दी से गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी, मगर मुन्ना नहीं रोया। वो मर्द था। और जब अजा के आंसू ख़त्म हो गए तो उसने गंभीर और संजीदा लहजे में अजा से पूछा, अम्मी, क्या अब्बू तुमसे नाराज़ हैं? अजा ने आहिस्ता से सिर हिलाया। मुन्ना देर तक अपनी अम्मी को गौर से घूरता रहा। उसके मासूम भोले चेहरे पर दोनों आंखों के दरमियान एक सोच की गहरी लकीर बन गई। मुन्ने ने अपने गाल पर उंगली रखते हुए कहा, रो नहीं अम्मी, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो तुम्हें अब्बू के पास कनाडा लेकर चलूंगा। कनाडा? वकार तो हिंदुस्तान में ही था कहीं पर। उसे ये भी नहीं मालूम था कि अज़ा कहाँ पर है। ये भी नहीं मालूम था कि कहीं पर उसका एक बेटा भी पैदा हो चुका है। ये भी नहीं मालूम था कि उस बच्चे ने अपने कमरे की दीवार में उसकी तस्वीर टांग ली है और उससे बातें करता है। वकार को यह सब कुछ मालूम नहीं था, मगर शादी उसने भी नहीं की थी। अभी जख्म भरा नहीं था। कुछ ये भी महसूस होता था कि जो औरत इस दुनिया में उसके लिए थी, जो सही मायनों में उसकी साथी हो सकती थी, उसको उसने अपनी जिद में खो दिया। आज भी उसे एहसास था कि उसकी बात सही थी, दलील जायज़ और वजनी थी, मगर वो अपनी बात मनवाने के लिए तुल गया था। उसी एक बात ने शायद अजा को उससे दूर कर दिया है। अगर वो उसकी काम करने की बात को मान लेता तो यकीनन अजा भी इतनी जिद नहीं करती। मुमकिन था कि कुछ अरसे बाद वह खुद छोड़ देती, या बच्चा हो जाने के बाद ज़रूर ही खुद काम छोड़ देती। एक ज़रा सी बात के लिए अपने मर्द होने के गुरूर की खातिर वकार ने अपनी मोहब्बत को ठुकरा दिया। अब दिन बढ़ते जा रहे थे। अंदर ही अंदर वकार अपनी गलती पर पछता रहा था, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। दिन गुजरते गए, महीने गुजरते गए, बरस गुजरते गए। क्या जवानी इसी तरह गुजर जाएगी? तब तो वो अय्यास आदमी नहीं था। वो तो एक घरेलू सुकून पसंद और एक औरत वाला मर्द था। इधर उधर ताक झाक से वह घबराता था। उसने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ अजा, उसके बच्चों, उसके घर को तस्वुर कर दिया था, और जब वो ही नहीं मिला तो उसने भी शादी का ख्याल छोड़ दिया और अपने आप को काम में झोंक दिया। एक बार वो नागपुर से दिल्ली के लिए फ्लाई कर रहा था। मानसून के दिन थे। मौसम बहुत ख़राब और तूफ़ानी हो रहा था। उसके जहाज़ का रास्ता बदलकर हैदराबाद के हवाई अड्डे पर उतरना पड़ा। इंजन में भी खराबी पैदा हो गई थी। मौसम बेहद ख़राब हो रहा था। मालूम हुआ रात यही काटनी पड़ेगी। सभी मुसाफिरों के लिए रात का इंतज़ाम रिट्स होटल में किया गया। हैदराबाद आने का उसे मौका मिला। चाय पीकर वो बाहर निकल खड़ा हुआ। हवा में झक्कड़ और खुनकी के आसार थे। कसीब बादलों की गहरी सिलवटों में डूबते हुए सूरज की सुर्खी थी। सड़क पर घास, तिनके और इमली के शुष्क पत्ते उड़ रहे थे। वकार ने अपने कोट के कॉलर ऊंचे कर लिए और उस सड़क पर हो लिया जो एक ऊंची पहाड़ी चट्टान के किनारे किनारे अपना रास्ता काटती हुई नीचे को जाती थी। कुछ देर के बाद वो हैदराबाद को सिकंदराबाद से जुदा करने वाली निज़ाम ताल पर था और मीलों तक फैले हुए पानी का नज़ारा कर रहा था। बांध की सड़क पर घूमता घूमता वो किसी दूसरी सड़क पर घूम गया। फिज़ा में अजीब सी उदासी थी। सड़कों पर रोशनी हो चली थी, मगर झक्कड़ जदा माहौल में ये रोशनी मायूसी तोड़ने की नाकाम कोशिश कर रही थी। चारों तरफ छोटे छोटे बंगले थे, जिनकी रंगीन दीवारों में बोगनबोलियों की फूलदार शाखें झांक रही थी। कहीं कहीं पर इमली के पेड़ शाखों से शाखें मिलाए उसके सर के ऊपर उसके खिलाफ किसी साजिश करते हुए नजर आते। एक आदमी
मैली चादर ओढ़े एक पान वाले से बीड़ी का बंडल खरीद रहा था और करीब के दिलसाद होटल में मैले माहौल में ट्रांजिस्टर के गैर जादी संगीत की आवाज़ आ रही थी। मौसीकी अगर समझ में ना आए तो महज मशीन का शोर बनकर रह जाती है। बहुत सी मौसीकियों को वो आजकल सुनता है और खाली बर्तनों की आवाज़ मालूम होती है। गाने वाले की आवाज़ और सुनने वाले के कान का ताल्लुक बाकी है, मगर रूह का ताल्लुक गायब हो चुका है। ऐसी मौसीकी शादी समारोहों में आम बात है। एक बार उसने गुलाम अली खां को एक छोटी सी महफिल में अपनी आंखों के सामने गाते हुए सुना था। फिर उनके किसी रिकॉर्ड में वो मज़ा नहीं आया। एक बार उसने मोहब्बत भी की थी, फिर शादी के लिए पैगाम आए पर मज़ा नहीं आया। एक बार वो सोचता सोचता चलता चलता रुक गया। किसी ने उसके घुटनों के नीचे उसकी पतलून को पकड़कर खींचा था। उसने मुड़कर देखा, एक छोटा सा 4 साल की उम्र का एक बच्चा है और उसकी पतलून को पकड़े हुए उसकी तरफ बड़ी गहरी नज़रों से देख रहा है। क्या है बेटे? उसने बड़ी नर्म आवाज़ में पूछा। आपका नाम क्या है? मुन्ने ने पूछा। वकार हुसैन, उसने जवाब दिया। मगर तुम क्यों पूछते हो बेटे? क्योंकि हमारे घर में आपकी तस्वीर लगी है। मेरी तस्वीर तुम्हारे घर में? वकार हुसैन हैरानी से इस 4 साल के बच्चे की तरफ देखने लगा। जहन पर बहुत जोर देने के बाद भी उसे याद ना आया कि हैदराबाद में उसका कोई रिश्तेदार रहता था। मुन्ने ने आहिस्ता से सिर हिला दिया, फिर दोनों हाथ फैलाकर बोला, मुझे अपनी गोद में उठा लो, मेरे घर चलो, तुमको वो तस्वीर दिखाता हूँ। वकार हुसैन ने झुककर बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया। बच्चा बड़े आराम से उसके सीने से लग गया और अपने छोटे हाथ की नन्ही नन्ही उंगलियों से उसे अपने घर का रास्ता बताने लगा। जब वो दोनों एक नीम तारीख बंगले के बगीचे में दाखिल हुए तो मुन्ना उसकी गोद से उतर गया। अब वो दोनों बगीचे के गिर्द एक नीम दायरा बनाते हुए रवीस पर घूमकर बंगले के पोर्चे में आ चुके थे। मुन्ने ने जल्दी से अपनी उंगली वकार के हाथ से छुड़ाई और तेजी से बंगले के अंदर जाते हुए जोर से चिल्लाया, अम्मी अम्मी, अब्बू आ गए हैं, अब्बू आ गए हैं। अजा दौड़ी दौड़ी बाहर आई, फिर ठिठक कर दरवाजे पर खड़ी हो गई। फिर वकार को पहचान कर खुशी से रोने लगी। नहीं नहीं, अब वो कभी भी ना नहीं करेगी।